नमस्कार, देश की बात पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। पीएम मोदी का तमिलनाडु पौंडीचेरी दौरा आज। तमिलनाडु में 8 रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। पौंडीचेरी में 2700 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। सांसद राहुल गांधी का वित्त मंत्री सीतारमण को लिखा लेटर। लिखा एक सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम के लिए पर्याप्त बजट थे। पश्चिम बंगाल में फाइनल वोटर लिस्ट जारी। 5.46 लाख वोटर्स के हटाए गए नाम। अब तक 11 राज्यों यूटी की अंतिम मतदाता सूची जारी। इजराइल ईरान जंग में एमपी के 100 से ज्यादा लोग दुबई में फंसे। इंदौर के पूर्व विधायक, बिजनेसमैन और बिल्डर भी शामिल। एयर इंडिया की फ्लाइट कल भी कैंसिल। कश्मीर घाटी के बारामूला इलाके के भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.2 मापी गई। अजीत पवार का प्लेन क्रैश। लैंडिंग से पहले पेड़ों से टकराया। एआईबी की प्राइमरी रिपोर्ट में दावा विजिबिलिटी कम थी, फिर भी रनवे पर उतरा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दिल्ली से खबर आपको बता देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज तमिलनाडु और पौंडीचेरी के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी आज सुबह लगभग 11:45 पर पौंडीचेरी पहुंचेंगे। पीएम करीब 2700 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पीएम कई नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश हमारे साथ जुड़ चुके। अखिलेश जी, क्या कुछ जानकारी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तमिलनाडु और पौंडीचेरी दौरा है आज। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज पौंडीचेरी और तमिलनाडु का दौरा है। प्रधानमंत्री 2 राज्यों के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री दोनों राज्यों में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, तो कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री पौंडीचेरी और तमिलनाडु दोनों राज्यों में जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री सबसे पहले आज पौंडीचेरी के दौरे पर रहेंगे। करीब 11 बजे के आसपास पौंडीचेरी पहुंचेंगे और उसके बाद कई कार्यक्रम लगे हैं जिनमें प्रधानमंत्री उनका उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जिनमें नेशनल हाईवे है, राजमार्ग है। इसके अलावा सड़कों का चौड़ीकरण है, कुछ स्वास्थ्य संबंधी परियोजनाएं हैं, इनका उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री तमिलनाडु के दौरे पर चले जाएंगे, जहां पर करीब 71,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इनमें खास कर कई ऐसी परियोजनाएं हैं जो वहां पर मिलकर पत्थर साबित होंगी। और इसके अलावा तमिलनाडु में भी एक प्रधानमंत्री की जनसभा रखी गई। यह जनसभा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की है और इसको मदुरै में आयोजित किया जा रहा है। तो संयुक्त रूप से एनडीए की जनसभा को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संबोधित करेंगे। और इसके अलावा कई विकास परियोजनाओं के साथ साथ वहाँ के नेताओं से मुलाकात भी करेंगे। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें, बने रहिएगा हमारे साथ, और भी अपडेट आपसे लेंगे।
दिल्ली से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर बीजेपी पश्चिम बंगाल में परिवर्तन यात्रा निकालेगी। करीब 5,000 किलोमीटर लंबी परिवर्तन यात्रा शुरू करेगी बीजेपी। परिवर्तन यात्रा का समापन 10 मार्च को कोलकाता में होगा। बीजेपी पश्चिम बंगाल में परिवर्तन यात्रा निकालेगी। बीजेपी पश्चिम बंगाल में परिवर्तन यात्रा निकालेगी। परिवर्तन यात्रा का समापन 10 मार्च को होगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। अखिलेश जी, क्या कुछ जानकारी है? बीजेपी पश्चिम बंगाल में परिवर्तन यात्रा निकालेगी। देखिए, इसी भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव से पहले हर तरह से पूरी ताकत झोंकना चाहती है। तो भारतीय जनता पार्टी ने इस अवसर पर विधानसभा चुनाव से पहले एक बार पूरे पश्चिम बंगाल को मथने की पूरी प्लानिंग की है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रणनीति तैयार की गई है कि पश्चिम बंगाल के हर विधानसभा क्षेत्र में एक ऐसी यात्रा निकाली जाए जिसे भारतीय जनता पार्टी ने परिवर्तन यात्रा नाम दिया। यानी पश्चिम बंगाल के अंदर जो सरकार है उसका परिवर्तन करना है, सरकार को बदल देना है। इसको लेकर पश्चिम बंगाल के सभी क्षेत्रों में एक यात्रा निकाले। तो परिवर्तन नाम की यात्रा अलग अलग भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की अगुवाई में अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से निकलेगी और आज से शुरू होने वाली भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा 10 मार्च तक लगातार चलेगी। यानी कहा जा सकता है कि 10 दिन के अंदर है कि तमाम जो बागी वोटर्स हैं पश्चिम बंगाल के, जो वहां से बाहर रहते हैं और वो इस छुट्टियों में वापस आते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है एक साथ परिवर्तन यात्रा के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि पश्चिम बंगाल में सरकार का परिवर्तन हो, सरकार बदली जाए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। इसके लिए एक मैसेज पूरे पश्चिम बंगाल को एक साथ दिया जाए। इसलिए पूरा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का लगातार 10 दिनों तक जमावड़ा रहेगा और हर नेता वहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। और पश्चिम बंगाल को कहा जा सकता है कि 1 मार्च से लेकर 10 मार्च तक लगातार भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्राएं अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग विधानसभाओं में, अलग अलग नेताओं की अगुवाई में चलेंगी। जैसे शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। बने रहेगा हमारे साथ, और भी अपडेट आपसे लेंगे। बीजेपी पश्चिम बंगाल में परिवर्तन यात्रा निकालेगी। और दिल्ली से एक और खबर आपको बता देते हैं। दिल्ली से खबर, दिल्ली में आज आपकी मेगा रैली। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, आज आम आदमी पार्टी की मेगा रैली, जंतर मंतर पर आपकी जनसभा होगी। आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल करेंगे संबोधित। जंतर मंतर पर आपकी जनसभा को संबोधित करेंगे। आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल करेंगे संबोधित। रणनीति को लेकर जनता के बीच जाएंगे। कार्यकर्ताओं को बड़ी संख्या में पहुंचने की अपील की। दिल्ली में आज आपकी होगी मेगा रैली। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, क्या कुछ जानकारी है? आम आदमी पार्टी आज जंतर मंतर में आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल जनसभा को संबोधित करेंगे। देखिए कि आम आदमी पार्टी के तरफ से आज दिल्ली की जनता को यहाँ शामिल होने के लिए जंतर मंतर पर बुलाया गया है और दिल्ली की आम आदमी पार्टी की यूनिट के तरफ से हर क्षेत्र के दिल्ली के लोगों को जंतर मंतर पर आज लाया जा रहा है। और इस जनसभा को संबोधित आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल करेंगे। इसके अलावा संजय सिंह करेंगे, मनीष सिसोदिया करेंगे, गोपाल राय करेंगे। कई और नेता भी हैं जो इस जंतर मंतर पर होने वाली आम आदमी पार्टी की जनसभा को संबोधित करें। सीधा सा कारण है कि आखिर आम आदमी पार्टी आज के दिन जनसभा को दिल्ली में क्यों बुला रही है और वो भी जंतर मंतर पर ही क्यों बुला रही है। सबसे बड़ा यही सवाल है कि आम आदमी पार्टी एक बार फिर दिल्ली की जनता को मैसेज देना चाहती है कि
किस बार भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार और खासकर केंद्र सरकार तो जिसमें अरविंद केजरीवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोलते कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की जनता को गुमराह किया और आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाला ताकि दिल्ली की सत्ता पर वो काबिज हो सके। इसका संदेश आज आम आदमी पार्टी दिल्ली को जनता को देना चाहती है और इसी एजेंडे के साथ जंतर मंतर पर आज आम आदमी पार्टी की जनसभा होगी, जिसको आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल समेत तमाम आम आदमी पार्टी के नेता संबोधित करेंगे और सबके निशाने पर भारतीय जनता पार्टी होगी, केंद्र सरकार होगी और सत्ता परिवर्तन के साथ साथ जो आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाला गया, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा करेंगे। सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री केंद्रीय केजरीवाल लगातार हमलावर नजर आएंगे और ये भी उम्मीद की जा रही है कि दिल्ली के पूरे क्षेत्रों से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, आम जनता को, नेताओं को लाया जा रहा है ताकि एक बार फिर जो राव जेवन्नो कोर्ट से शराब घोटाले में केजरीवाल समेत अन्य लोग बरी हुए, उसको लेकर जनता के सामने केजरीवाल अपना पक्ष रखेंगे और केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे कि बदले की भावना के तहत उनको जेल भेजा गया। तो भारी संख्या में भीड़ जुटने की उम्मीद है आज। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल करेंगे जनसभा को संबोधित। दिल्ली की जनता से भी अपील की गई है कि भारी संख्या में जंतर मंतर पर पहुंचे। जंतर मंतर पर आपकी होगी जनसभा। डिंडोरी जिले के गाड़ासराय थाना क्षेत्र अंतर्गत गिरफ्तर गांव में एक भीषण सड़क हादसा सामने आया। यहां पर एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक पेड़ से जा टकराया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि इस हादसे में ट्रैक्टर चालक की मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रैक्टर काफी तेज रफ्तार में था। गिरफ्पुर गांव के पास चालक ने अचानक वाहन पर से नियंत्रण खो दिया, जिसके बाद ट्रैक्टर सीधे पेड़ से जा भिड़ा। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को ट्रैक्टर से बाहर निकाला। रायपुर पुलिस कमिश्नरेट की एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट ने ऑनलाइन क्रिकेट सट्टेबाजी से जुड़े एक बड़े अंतर्राज्यीय गिरोह का भांडाफोड़ किया है। और यह गिरोह न केवल क्रिकेट सट्टा पैनल चला रहा था, बल्कि अवैध धन के लेन देन के लिए अलग से पेमेंट गेटवे पैनल भी संचालित कर रहा था। गिरोह के सदस्य भारत और विदेशों, खासकर दुबई से जुड़े ऑनलाइन बैटिंग साइट्स के जरिए सट्टा चला रहे थे। फिलहाल कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जांच में अब तक 46,500 USDT अर्थात करीब 42 लाख रुपए के ट्रांसफर का पता चला है। रायपुर पुलिस कमिश्नरेट के द्वारा आज सट्टा और पेमेंट गेटवे के खिलाफ एक बहुत ही बड़ा कार्रवाई हुआ है, जिसमें सट्टा चलाने के साथ साथ पेमेंट गेटवे पैनल चला के इंटरनेशनल लेवल पे ट्रांजैक्शंस करने वाला एक ग्रुप को हम लोग ट्रैक करके पकड़े हैं। इसका कार्रवाई पहले 2 लोग रायपुर से हम लोग पकड़े थे। प्रतीक और शैंकी नाम के 2 लोगों को हम लोग सट्टे के मुखबिर सूचना पे हम लोग मुक्तिधाम राजेंद्र नगर से गिरफ्तार करके पकड़े थे। होली से पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कृषक उन्नति योजना के तहत प्रदेश के किसानों के खातों में अनुदान सहायता राशि अंतरित की है। कबीरधाम जिले के 1,17,344 किसानों के खाते में कुल 461 करोड़ 82 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। इस दौरान राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजन बिल्हा विकासखंड के ग्राम रहंगी खेल मैदान से किया गया।
खबर जिला खैरागढ़ के ठेलकाडीह थाने के अंतर्गत ग्राम गोपालपुर से है, जहां पर 93 वर्ष के एक वृद्ध की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि गोपालपुर निवासी लिडगू राम वर्मा पिता हरिश्चंद्र वर्मा की मध्यरात्रि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या कर दी गई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार विगत रात्रि घर पर मृतक, उसकी बहू और उसके नातिन मौजूद थे। परिवार के बाकी सदस्य बाहर गए हुए थे। सुबह मृतक की बहू के जगाने पर भी कोई नहीं जगा तो उसकी बहू ने पड़ोस में रहने वाले मृतक के छोटे बेटे और आसपास के लोगों को बुलाया। चादर हटाकर देखने पर पता चला कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। हत्या की आशंका होने पर तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। नमस्कार, मैं अमर यादव और इस वक्त हम मौजूद हैं खैरागढ़ जिले के ठेलकाडीह थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गोपालपुर में, जहां एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक 93 वर्ष के वृद्ध का किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या कर दिया गया है। यहाँ पर मौके पर पुलिस की टीम और साइबर टीम, साथ ही साथ फोरेंसिक की टीम यहाँ पर आई हुई है और छानबीन कर रही है। आइए यहाँ के इनके जो मृतक के जो परिजन हैं उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ यहाँ उपस्थित कुछ ग्रामीणों से भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर अंबाला से है, जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और कद्दावर नेता अनिल विज के अंबाला स्थित निवास पहुंचे। मुख्यमंत्री ने वहां जाकर अनिल विज से मुलाकात की है और उनके स्वास्थ्य का हालचाल जाना। खबर सिरसा से है, जहां पर रीढ़ भारती रेल खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड रेल मंत्रालय की ओर से पहली बार सिरसा रूट के यात्रियों के लिए दक्षिण भारत के प्रमुख आध्यात्मिक स्थलों के दर्शन करवाने के लिए व्यवस्था की गई है। IRCTC के क्षेत्रीय कार्यालय चंडीगढ़ के संयुक्त महाप्रबंधक हर्षदीप ने सिरसा रेलवे स्टेशन पर मीडिया कर्मियों से बातचीत की और यह रेल यात्रा प्रतिष्ठित भारत गौरव विशेष पर्यटक ट्रेन द्वारा आगामी 24 अप्रैल 2026 को फिरोजपुर से प्रस्थान करेगी और तिरुपति रामनाथ स्वामी मंदिर, रामेश्वरम, मीनाक्षी अम्मन मंदिर, मदुरई, कन्याकुमारी, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग मंदिर, मार्कापुर, श्रीशालम क्षेत्र जैसे आध्यात्मिक स्थलों के दर्शन करवाएगी। एक हम लोगों ने ट्रेन लॉन्च की है फिरोजपुर से, जो प्रस्थान करेगी 24 अप्रैल को। तो सिरसा में प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने क्यों रखी है? सिरसा के लोगों के लिए एक बहुत है। तो फिरोजपुर से हम लोग एक ट्रेन स्टार्ट कर रहे हैं 24 अप्रैल को, जो बठिंडा, सिरसा, हिसार, पानीपत, सोनीपत, दिल्ली होते हुए ये ट्रेन जाएगी तिरुपति, रामेश्वरम, मदुरई, कन्याकुमारी। इसकी जो ड्यूरेशन है वो है 12 रात 13 दिन का इसका ड्यूरेशन है। शनिवार को आम आदमी पार्टी हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता ने हरियाणा मुख्यालय पर एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता कर संबोधित किया। उन्होंने दिल्ली की विशेष अदालत द्वारा तथाकथित शराब घोटाले में आए 600 पन्ने के ऐतिहासिक फैसले का स्वागत करते हुए इसे आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया है। तथाकथित शराब घोटाला आजाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा षड्यंत्र देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री के निर्देश पे सीबीआई ने रचा।
आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल एक कट्टर ईमानदार व्यक्ति उसकी ईमानदारी पे बट्टा लगाने के लिए रचा गया। दिल्ली और देश की जनता अरविंद केजरीवाल को एक ईमानदार नेता मानती है और कल कोर्ट ने भी उसके ऊपर मोहर लगाई। कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार है, इनके ऊपर कोई केस नहीं बनता, ये झूठा और फर्जी केस है और जिन अधिकारियों ने केस बनाया है होली के त्यौहार को देखते हुए हरियाणा रोडवेज ने बल्लभगढ़ स्थित राजा नाहर सिंह बस अड्डे से अतिरिक्त बसें चलाने का फैसला किया है। त्यौहार के समय अपने घर जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाती है, इसलिए यह निर्णय लिया गया। बल्लभगढ़ डिपो के संस्थान प्रबंधक इंस्पेक्टर जयपाल राठी ने बताया कि फरीदाबाद में कई जिलों और दूसरे राज्यों से आए श्रमिक काम करते हैं। होली पर ये सभी अपने घर लौटते हैं, जिससे बस अड्डों पर भीड़ बढ़ जाती है और सामान्य दिनों में चलने वाली बसें कम पड़ जाती हैं। रोडवेज विभाग का कहना है कि त्यौहार पर लोगों को सुरक्षित और सुविधा के साथ उनके घर पहुंचाना उनकी प्राथमिकता है। के जो बसें हैं और स्टाफ है वो तो वही है जो मतलब रहता था, उतना ही स्टाफ है, लेकिन हमने जनता को सुविधा देने के लिए स्टाफ से अदर ड्यूटी या मतलब एक्स्ट्रा ड्यूटी जो अदर ड्यूटी पे थे वो उनको भी बुला लिया गया है। उनको भी उनकी ड्यूटी बता दी गई है कि भीड़ को देखते हुए भाई त्योहार पे जो है यात्रियों का ज्यादा आवागमन रहेगा। फरीदाबाद के तेगांव विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव चंदावली के मनोनीत पार्षद जसवंत सैनी द्वारा जनसेवा कार्यालय शुभारंभ और होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा सरकार में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री राजेश नागर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे, जिनका स्वागत पुष्प वर्षा करके पटका पहनाकर व पगड़ी पहनाकर किया गया। जसवंत भाई हमारी पार्टी का बहुत पुराना कार्यकर्ता है और पार्टी ने हमारे मुख्यमंत्री जी ने इनको यहाँ से मनोनीत पार्षद नियुक्त किया है और जिस तरह से ये जैसे पहले पार्टी के लिए काम करते थे उससे ज़्यादा आज अपने वार्ड के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने वार्ड के विकास के लिए काम कर रहे हैं। और आज जो भाई ने होली मिलन कार्यक्रम जो किया उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई। सिरसा के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान जेसीडी विद्यापीठ में 2 दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का रंगारंग कार्यक्रम का आगाज हुआ। इस खेल उत्सव में खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए पद्मश्री एवं द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित राष्ट्रीय महिला कबड्डी टीम की कोच डॉक्टर सुनील डब्बास मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। क्या जबरदस्त टक्कर देखने को मिली, पूरा मैदान। खबर सिरसा से है, जहां पर हरियाणा के सिरसा जिले में नाथूसरी चोपटा में सड़क दुर्घटना में राजस्थान के पदमपुरा गांव के एक महिला की मौत हो गई। बाइक सवार एक महिला और पुरुष घायल हो गए। घायलों को नाथूसरी चोपटा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। नाथूसरी चोपटा थाना के एएसआई मन सिंह ने बताया कि उन्हें सूचना मिली कि चोपटा के पास पट्टू रोड पर बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बाइक पर राजस्थान के पदमपुरा निवासी मंगेराम, उसकी बहन दापा देवी, उनके चाची सवार थे। मांगेराम और दापा देवी की सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा है और गोमती देवी को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। थोड़ा
हमें सूचना मिली थी कि भी भट्टू रोड पे एक एक्सीडेंट हो गया है, तो हम मौके पर पहुंचे। मौके पर देखा है बाइक, ये ट्राला जो आप देख रहे हो, ये मौके पर खड़े हुआ था। घायलों को हॉस्पिटल पहुंचा दिए गए। इसमें 3 थे, एक का नाम मांगेराम, एक का नाम गोमती, एक का नाम दापी। इसमें 2 इंजर्ड है, एक मौके पर डेड हो गया था। आगे रहने वाले ये पदमपुरा के रहने वाले नौर के पास। तो सूचना मिली क्या जा रहे थे? नहीं, ये नहीं पता चला। अभी स्टेटमेंट लेंगे, अभी इलाज चल रहा है उनका। आगामी कार्रवाई करिए, जांच करिए, एक्सीडेंट कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, उसकी स्टेटमेंट के अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। होली में सबसे पहले बड़कागांव के रहतों को बड़ी राहत मिली। जो निर्दोष लोगों पर कथित तौर पर झूठे मुकदमों में फंसाया गया था, उन्हें 5 दिनों के भीतर न्यायालय से जमानत मिल गई है। इस मामले में दर्ज FIR को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे थे। आरोप है कि FIR में गला दबाने और हथियार से हमला करने जैसी बातें लिखी गई हैं, जबकि मौके पर किसी के पास कोई हथियार नहीं था। पुलिस लगातार झूठा मुकदमा और कंपनी के साथ साठगांठ करके और वहाँ पे पूरा गुंडागर्दी में उतर गए। पूरा मर्यादा को तार तार कर दिया पुलिस ने। और हमने न्यायालय में अपनी लीगल लड़ाई लड़ी, बेल मिला लोगों को। और सोचिए कि कैसा केस में फंसाए थे। न्यायालय के संज्ञान में आ चुका है कि पुलिस झूठा मुकदमा कर रही है और 5-6 दिन के अंदर सबको बेल हो गया। आप देख लीजिए ये लोग को, और किसी को हमने कोई परेशानी परिवार को उठाने नहीं दिया। हम लोग परिवार की तरह इस परिवार के साथ, और जितने भी रैयत है, जितना भी हमारे क्षेत्र में लोग हैं, सबके साथ परिवार के जैसा हम लोग खड़े रहते हैं। खबर हजारीबाग से, जहां पर रिजवाग पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए की कीमत के डुप्लीकेट अवैध शराब जब्त करने में कामयाबी प्राप्त की है। पुलिस ने पिकअप वैन से परिवहन कर ले जाए जा रही 85 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब सहित 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। माना जा रहा है कि शराब माफिया ने होली पर्व पर खपाने की नीयत से डुप्लीकेट शराब का जखीरा एकत्र किया था। हालांकि पुलिस को समय रहते जानकारी मिल जाने से अवैध शराब बाजार में कपने से पहले ही जब्त कर ली गई। खबर हजारीबाग से है, जहां पर परिवहन विभाग MV एक्ट का उल्लंघन करने वालों पर लगातार सख्त बना है। जिला परिवहन पदाधिकारी वैद्यनाथ कामती ने बताया कि 48,379 वाहन मालिकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि डिफॉल्टरों की सूची तैयार कर 1 सप्ताह में बकाया टैक्स जमा करने के निर्देश जारी किए गए हैं। हमारे यहाँ रजिस्टर्ड जो गाड़ियाँ हैं उसमें 48,000 के लगभग जो है टैक्स डिफॉल्टर गाड़ियाँ हैं, जिसमें छोटी वाहन से लेकर भारी वाहन तक है, और इनमें लगभग 100 करोड़ का बकाया भी। और जो बड़े बड़े बकायादार हैं उस पर डिमांड नोटिस इशू किया गया है, प्रेस विज्ञप्ति भी दी गई है, और उनके घर पर बाय पोस्ट हम लोगों ने ये डाक से भी उनको भेजा है नोटिस। और इसके बावजूद भी अगर 1 सप्ताह के अंदर जमा नहीं होता है। खबर बड़कागांव से है कि जुगरा से है, जहां पर परिजनों ने आरोप लगाया कि पति के द्वारा पूर्व में ही नशे में धुत होकर पुरुष से ही लगातार मारपीट की जाती रही है। वहीं परिजनों ने बताया कि घटना के दिन भी बड़ी बहन छोटी बहन की शादी में गई थी, जहां पर उसके पति के द्वारा जान से मारने की बात कही गई और नशे की हालत में हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम हेतु बड़कागांव पुलिस के द्वारा मृतक युवती के ससुराल वालों के साथ पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। आप लोग इनकी बेटी को लेके आए हैं, किस लिए लेके आए यहाँ पर? आप लोग चौकीदार भेजा है कि जाइए साथ में। थाना वाला भेजा है कि लेके जाइए।
खबर हजारीबाग से है, जहां पर होली पर्व को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने हेतु शांति समिति की बैठक आयोजित की गई है। हजारीबाग उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह एवं पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजुन के निर्देशानुसार शनिवार को टाउन हॉल में होली पर्व को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन द्वारा शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में शांति समिति के सदस्यों ने बारी बारी से अपने विचार एवं सुझाव प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत किए। खबर गयाजी से है, जहां पर शेरघाटी थाना क्षेत्र के बेबार गांव में पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। मृत महिला की पहचान पंकज पासवान की पत्नी वेदा रेवी के रूप में की गई। मृत महिला के गला पर रस्सी के निशान बने हुए हैं। बताया जा रहा है कि पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। उसके बाद पति ने शुक्रवार को अपने दोस्तों के साथ शराब पी और पत्नी को गला दबाकर हत्या कर दी। और बलरामपुर से खबर आपको बता देते हैं। बलरामपुर से खबर, कृषक उन्नति योजना से किसानों को मिला होली बोनस। धान खरीदी सीधे बैंक खातों में राशि पहुंचने से किसानों में उत्साह। किसानों ने सरकार की किसान हितैषी नीतियों की सराहना की।
खबर एमपी के मैहर से, जहां पर प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। ये तस्वीरें मैहर के ग्राम सोनवारी की है, जहां पर सड़क पर दौड़ रहे ओवरलोड खनिज और सवारी वाहनों के खिलाफ लोगों का गुस्सा अलग ही अंदाज में फूटा। ग्रामीणों का आरोप है कि ओवरलोड खनिज वाहन और तेज रफ्तार सवारी गाड़ियां आए दिन हादसों को न्योता दे रही हैं, लेकिन शिकायतों के बावजूद सख्त कार्रवाई नहीं हो रही है। और इस अनोखे प्रदर्शन ने पूरे क्षेत्र में चर्चा का माहौल गर्म कर दिया है। मैहर प्रशासन द्वारा हम लोगों ने कई बार आवेदन दिया, मैहर प्रशासन को अवगत करवाया कि ओवरलोड बंद करवाए, स्पीड कंट्रोल करवाए, स्पीड ब्रेकर लगवाए, लेकिन आज तक हमारे लोगों को सुनवाई नहीं हुई। ये मोक्ष वाहिनी वाहन बन चुके हैं। आज दिन सुनवारी से लेकर धनवाही तक वाहन जो स्पीड में निकलते हैं, आज दिन एक्सीडेंट होते, सुनवारी है, डलहा, हरदासपुर, सब लोग इसी रोड से निकलते हैं, मदनपुर होकर पूरी वाहन आ रहे हैं। आज दिन एक्सीडेंट हो रहा है, हमारे क्षेत्र के लोग प्रभावित है। शासन प्रशासन तो सुन नहीं रहा, इसलिए हम लोग ट्रक वाहनों को सम्मान कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं कि इनके कारण हमारे गांव घर के लोगों को मोक्ष मिल रहा है। मोक्ष वाहिनी बन चुके हैं, कब किसकी मृत्यु आ जाए कोई जानने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। खबर उन्नाव से है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के मानदेय में वृद्धि और 5 लाख रुपए का निःशुल्क कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने के फैसले के बाद अरोड़ा रिजॉर्ट में सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। समारोह में सदर विधायक पंकज गुप्ता का शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों ने माला व पटका पहनाकर स्वागत किया। खबर जौनपुर से है, जहां पर जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया। कुटन थाना क्षेत्र के गबीरन बाजार में हाई स्कूल की परीक्षा देकर घर लौट रहे 16 वर्षीय छात्र पर कुछ युवकों ने हमला कर दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ SC/ST एक्ट समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है। कन्नौज में भीषण सड़क हादसा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुआ सड़क हादसा। कन्नौज से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कन्नौज में भीषण सड़क हादसा हुआ। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा। हाईवे पर खड़ी बस में पीछे से ट्रक ने मारी टक्कर। बस में सवार थे 80 यात्री, 5 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। बस में टक्कर मारने वाले ट्रक के कंडक्टर की हुई मौत। बस के चालक परिचालक बस छोड़कर हुए फरार। चंडीगढ़ से गोरखपुर जा रही थी बस। सारिक थाना क्षेत्र के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की यह घटना बताई जा रही है। रायपुर से खबर, जहां पर सीएम विष्णुदेव साय आज राजनांदगांव दौरे पर रहेंगे। सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री निवास से रवाना होंगे सीएम। 1 बजे डोगरगढ़ में फाल्गुन महोत्सव में शामिल होंगे। आश्रम में आयोजित फाल्गुन महोत्सव में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री शाम 4 बजे रायपुर अपने निवास लौटेंगे।
और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मोहम्मद दीपक, जी हाँ, नाम तो आपने सुना ही होगा, जिस नाम ने प्रदेश से लेकर पूरे देश में रातों रात सुर्खियां भी बटोरी हैं और राजनीति में जमकर बवाल भी मचा दिया है। जी सही पहचाने आप, कोटद्वार का वही नौजवान युवा एक बार फिर चर्चाओं में आ गया। नहीं पता तो एक बार हम फिर बता देते हैं। मोहम्मद दीपक वाला यह विवाद तब शुरू हुआ था जब गणतंत्र दिवस के दिन कुछ लोगों ने एक बुजुर्ग मुस्लिम दुकानदार से अपनी दुकान का नाम बदलने की मांग की थी। इस पर दीपक ने सामने आकर साहस से उनका मुकाबला किया, जिसके बाद कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने दीपक को उत्तराखंड का हीरो भी बताया था और अब राहुल गांधी को उनका समर्थन मिला है। दिल्ली में हुई इस मुलाकात का राहुल की ओर से वीडियो जारी किया गया है। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश की राजनीति का स्वरूप दिन पर दिन बदलता हुआ नजर आ रहा है, जो कि एक चिंता का विषय है। एक के बाद एक धर्म विशेष घटनाओं को लेकर प्रदेश का माहौल खराब करने का भी प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने उत्तराखंड के कोटद्वार निवासी जिम ट्रेनर दीपक कुमार उर्फ मोहम्मद दीपक से हुई अपनी मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर पब्लिश किया है। जनवरी में बजरंग दल से जुड़े लोगों की भीड़ का विरोध करने से चर्चा में आए दीपक दिल्ली में राहुल से मिलने आए थे, जिस पर सीएम धामी ने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी ने दीपक को मिलने के लिए इसलिए बुलाया था क्योंकि उसने अपने नाम के आगे मोहम्मद लगा दिया। जिस पर सीएम धामी ने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी ने दीपक को मिलने के लिए इसलिए बुलाया था क्योंकि उसने अपने नाम के आगे मोहम्मद लगा लिया। वो सभी मोहम्मद लोगों को आगे बढ़ाते हैं, उनको दीपक अच्छा नहीं लगा होगा, मोहम्मद लगा लिया तो इससे उनको प्रेम हो गया। देवभूमि उत्तराखंड के सांस्कृतिक मूल्यों को, मूल स्वरूप को बनाए रखने के लिए हमारी सरकार ने जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून लागू किया है। वहीं प्रदेश में लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद के खिलाफ भी हम कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन हमारे उन्हीं मित्रों का, जिनका मैं आप समझ गए होंगे, हमारे उन्हीं मित्रों का, दिलीप दा नाम लूं है, जो महात्मा गांधी ने कहा था कि पूरा भारत एक दिन जो है इनसे मुक्त हो जाएगा, फिर मैंने नाम नहीं लिया। इससे कोई उनका सरोकार नहीं है, क्योंकि उन्हें अपने तुष्टीकरण की राजनीति के चक्कर में नाम बदलकर हमारी भोली भाली बहन बेटियों को, बच्चियों को बहला फुसलाकर उनका जीवन जो नर्क बनाते हैं, बर्बाद कर देते हैं, उनके भविष्य को पूरी तरह अंधकार में डाल देते हैं। ऐसे लोग भी उनको तुष्टीकरण की राजनीति के लिए अच्छे लगते हैं, वोट बैंक के लिए वो भी अच्छे लगते हैं। जनता पार्टी के नफरती एजेंडे ने जिस तरीके से देश का माहौल खराब किया है, दुनिया में जिस तरीके से भारत की एक छवि थी उसको तोड़ने का काम इस नफरती एजेंडे ने, कोटद्वार के दीपक ने जिस तरीके से आपसी प्यार, प्रेम और सामाजिक सौहार्द का संदेश दिया, और आदरणीय राहुल गांधी जी ने दीपक से मुलाकात करके देश की संविधान की भावना को मजबूत करने का काम किया है। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग नेशनल हाईवे पे भी एकाधिकार चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वही उस हाईवे पे चले और दूसरे जो मतांतर के लोग हैं वो उस पर ना चले। तो ये किस तरीके का नफरती एजेंडा है, दुनिया देख रही है। दुनिया भारत को आपसी प्यार, प्रेम, सामाजिक सौहार्द और गंगा जमुनी तहजीब के लिए जानती थी, जिसको तोड़ने का और ध्वस्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी का नफरती एजेंडा कर रहा है। दीपक मत बोले, मोहम्मद दीपक है वो, और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है उत्तराखंड के लिए। अगर यही दीपक कश्यप, अगर दीपक कश्यप के नाते वहां पर उस मोहम्मदन परिवार की मदद के लिए खड़ा होता, एक प्रश्न ये है कि क्या राहुल गांधी इसको गले लगाते? लेकिन राहुल गांधी ने गले उसको इसलिए लगाया कि वो दीपक कश्यप से मोहम्मद दीपक बन गया। तो ये कांग्रेस का चरित्र, और मैंने कहा कि इस कांग्रेस से इस प्रदेश को बचाओ, इसका देव तो बचाओ, ये प्रदेश की जनता को देखना होगा। आप समझ सकते हैं जब कांग्रेस के शीर्षस्थ नेता, जो नेता प्रतिपक्ष हों भारतवर्ष के, वो अगर सिर्फ इस बात पर कि दीपक से मोहम्मद दीपक बन गया उसको गले लगा रहा हो, तो क्या ये उत्तराखंड में धर्मांतरण को प्रोत्साहन नहीं है? क्या इस रूप में इसको नहीं देखा जाना चाहिए कि अपनी आइडेंटिटी, आप जो है एक हिंदू आइडेंटिटी को समाप्त करके अपनी इस्लामिक आइडेंटिटी खड़ी करने के लिए क्या उसको आप प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं क्या?
वहीं अब उत्तराखंड में देहरादून दिल्ली एक्सप्रेस वे पर एक धर्म विशेष को लेकर लिखे गए आपत्तिजनक संदेशों का ताजा मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जिस पर राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती नजर आ रही हैं। ऐसे में कहीं न कहीं प्रदेश का माहौल खराब करने के गंभीर आरोप सत्ता पक्ष विपक्ष पर लगा रहा है और विपक्षी दल भाजपा पर चुनावी एजेंडा बताने का काम कर रहा है कि बार बार जो उस देश में भ्रम फैलाने का काम हो रहा है। हमारा भारतीय जनता पार्टी का एक मूल मंत्र है, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास सबका प्रयास। जब हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तब फिर किसी धर्म पंथ की बात नहीं उठती। आज देश भर में लगभग 4 करोड़ लोगों को आवास मिला है। क्या भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार ने ये चिन्हित किया कि ये मुसलमान का परिवार है, इसको नहीं मिलना चाहिए? आज लगभग 11 करोड़ शौचालय मोदी जी के नेतृत्व में बन चुके हैं। तो क्या उसमें तय किया गया कि ये कांग्रेस का है, कितना किस वर्ग का है? ये एक भ्रम फैलाने का काम आज कांग्रेस कर रही है, एक नैरेटिव नेगेटिव सेट करने का काम कर रही है। जब राज्य दर राज्य चुनाव हार रही है, कुछ हाथ में नहीं है, तो इस प्रकार के भ्रम फैलाने का काम वो करती है। इसलिए हमारा इससे नहीं ध्यान हमारा इसमें है। हमारा ध्यान केवल और केवल है कि सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र को लेकर के हम आगे चले और सभी का विकास हो। जो भाजपा की वर्तमान सरकार है उसने विगत वर्षों में राज्य में विकास के नाम पर कुछ नहीं किया। यहाँ रोजगार का मामला है, पलायन का मामला है, कानून का मामला है और अस्थायी राजधानी गैरसैंण का मामला है। इन सवालों पर काम होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। इसीलिए सरकार जनता को भरमा रही है, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी स्लोगनों के नाम पर। और भाजपा का काम सिर्फ लोगों को धार्मिक भरमाना है, काम करना है कि इसकी कोई नीयत नहीं है। गुरुद्वार के अगर घटना की बात करें तो गुरुद्वार की घटना उसी घटनाओं से संबंधित है जिस प्रकार की घटनाएं, चाहे वो कुंभ का मेला हो, अन्य कोई मेला हो, अन्य कोई त्योहार हो, उसमें तो जेल चले जाते हैं। लेकिन हमारा कोई भी साथी और मेरे साथ जिन लोगों ने राजनीति करी है, हमारे साथियों के सबके संस्कार हम लोग सबको साथ लेके चलते हैं। कोई किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, हम कभी भेदभाव करते ही नहीं है। और जाति सूचक शब्द हमारे साथियों के द्वारा बोलना तो एक तरह से असंभव है, असंभव बात। तो उसको संभव करने की कोशिश उन्होंने करी, लेकिन ऊपर वाला साथ देता है, फेल हो गए। उसी प्रकार से ये जो फलाना नहीं चलेगा, अलाना नहीं चलेगा, तुम्हारे बाप की है सड़क, तुम्हारे पिताजी की है, तुम्हारे परदादा की है, ये कहाँ से आ गए ये लोग? कौन है ये लोग? कोई देवबंद से आकर के यहाँ बदमाशी कर रहा है धर्म के नाम पर, कोई कहीं से आके बदनामी, इनकी बदमाशी चलेगी नहीं। अब उत्तराखंड के लोग अगर जाग गए, उत्तराखंड में हमेशा लोगों ने एक दूसरे का सम्मान किया है। उत्तराखंड में कभी धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर कभी भेदभाव नहीं होता था। लेकिन ये जो करने की कोशिश कर रहे हैं, गंगा यमुना की तहजीब वाले देवभूमि उत्तराखंड में बीते 25 वर्षों में आज तक इस तरह की घटनाएं नहीं देखने को मिली। हालांकि मैदान से लेकर पहाड़ तक सभी धर्म के लोग एक दूसरे के साथ भाईचारे में हर मुश्किल घड़ी पर साथ खड़े दिखाई दिए हैं। ऐसे में बीते दिनों में हुई घटनाओं से कहीं न कहीं प्रदेश का माहौल तो खराब हुआ ही है, साथ ही जमकर राजनीति भी देखने को मिली है। अब सवाल यह है कि आखिर प्रदेश की डेमोग्राफी को कौन शरारती तत्व बिगाड़ने की कोशिश में जुटे हैं और राजनीतिक दल ऐसे मुद्दों से क्यों प्रदेश की आबो हवा को खराब करने में लगे हैं? क्या इस विषय पर हम सबका दायित्व नहीं बनता है कि वर्षों का भाईचारा या किसी भी धर्म का सम्मान बनाए रखना चाहिए? अगर जल्द ही इस विषय पर कोई बड़ा मंथन नहीं होता है और अन्य दीपक के समाज में जल्द नहीं जले तो प्रदेश अंधकार की ओर चला जाएगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और देश की बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का